वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। टेस्ट नंबर 354 लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। इंपॉर्टेंट होंगे सारे के सारे प्रश्न। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 354 तक पहुँच सकते हो। इन सब का रिविज़न करते रहिएगा। जो नए टेस्ट हैं उनके साथ साथ पुराना भी, वरना उनको भूलते चले जाओगे। फिर भूल के तो किसी काम के थोड़ी है ना, याद रखना है ना सभी को एग्ज़ाम तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अम्ल वर्षा के हानिकारक प्रभावों के संबंध में कौन सा सही है। 4 स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, अम्ल वर्षा पक्षी जैव विविधता के समाप्त होने का कारण बन सकती है। जल का पीएच मान 5 से कम होने पर मछलियाँ अपने अंडों को हैच नहीं कर पाती। अम्ल वर्षा से मेढकों की प्रजाति संकटग्रस्त हो सकती है। मेढकों की अम्ल वर्षा द्वारा घोंघों की संख्या तीव्र गति से कम हो रही है। एसिड रेन के बारे में कौन सा करेक्ट है। देखिए, पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, चौथा भी करेक्ट है, लेकिन तीसरा भी करेक्ट है। सारे के सारे करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। तो देखिए, उपरोक्त सभी कथन जो है वो सही हैं। मेढक भोजन के लिए मैफ्लाई पर अधिक निर्भर रहते हैं। मैफ्लाई अधिक संवेदनशील होते हैं, जो पीएच मान के 5 से कम होने पर मर जाते हैं। 5 से कम होने का मतलब है बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाना। अब देखिए, मेढक पीएच 4 तक आसानी से जीवित रह लेते हैं, लेकिन जो इनका भोजन है ना मैफ्लाई, वो जीवित नहीं रह पाते, वो मर जाते हैं। उनके मरने की वजह से संकटग्रस्त हो जाती हैं मेढकें। कुछ पक्षियों को अपने अंडे को ठोस करने हेतु ज़्यादा कैल्शियम की आवश्यकता होती है, जिस कारण वे कैल्शियम से समृद्ध भोजन घोंघों आदि का भक्षण करते हैं। अम्लीय वर्षा द्वारा घोंघों की संख्या में तीव्र गति से कमी हो रही है, जो कि इन पक्षियों के जैव विविधता के समाप्त होने का कारण बन सकता है। चलिए दूसरे प्रश्न पर आ जाइए। एसिड रेन के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अम्ल वर्षा की बात हो रही है इसमें भी। देखिए, उच्च तुंगता मतलब हाई एल्टीट्यूड वाले वृक्ष अम्ल वर्षा के प्रति ज़्यादा सुभेद हैं, मतलब वुल्नरेबल हैं। मृदा से पोषक तत्वों के निक्षालन का प्रमुख कारण अम्ल वर्षा ही है। यदि मृदा का पीएच कम है तो मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या अधिक होगी। देखिए, अगर पीएच कम है यानी ज़्यादा अम्लीय हो गई मिट्टी, तो सूक्ष्म जीव अधिक कहाँ से होंगे, पनपेंगे नहीं, बहुत कम होगी ना। फिर तो एलिमिनेट करिए इसको, थर्ड को, और इससे आंसर मिल जाएगा। केवल 1 और 2 करेक्ट है यहाँ पर। तो देखिए, कथन 3 यहाँ पर सही नहीं है। निम्न मृदा पीएच मृदा के सूक्ष्म जीवों की संख्या में कमी लाता है। सही है ना लाइन। मतलब अगर पीएच मान मिट्टी का पीएच कम है तो सूक्ष्म जीवों की संख्या में कमी लाता है, और इन सूक्ष्म जीवों का कार्य मृत एवं विघटनकारी पत्तियों तथा वन भूमि के दूसरे कार्बनिक कचरे का अपघटन करता है। किसी वातावरण में किसी सूक्ष्म जीव की जातियों के प्रसार एवं उत्पादन को पीएच निर्धारित करता है। तो देखिए, निम्न मृदा पीएच जो है सूक्ष्म जीवों की संख्या में कमी ला रहा है। निम्न मृदा पीएच मतलब मिट्टी ज़्यादा अम्लीय है। अगर उच्च मृदा पीएच होगा मतलब मिट्टी कम अम्लीय होगी। और ऑप्टिमम कितना रखा गया है, 7। अगर इससे ऊपर होगा तो ज़्यादा क्षारीय, इससे नीचे होगा तो ज़्यादा अम्लीय होता है। मतलब फिर क्षारीय होता चला जाता है, फिर अम्लीय अम्लीय अम्लीय। तो मिट्टी का पीएच निम्न है मतलब कम है, तो सूक्ष्म जीवों की संख्या भी कम है। मिट्टी का पीएच अधिक है तो सूक्ष्म जीवों की संख्या भी अधिक है। किसी वातावरण में किसी सूक्ष्म जीव की जातियों के प्रसार एवं उत्पादन को पीएच निर्धारित करता है। अगले प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट बताना कि कौन सा सही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेलसिंकी प्रोटोकॉल के तहत सल्फर के उत्सर्जन में कमी का प्रयास किया जा रहा है। समुद्र कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक भंडार गृह की तरह कार्य करता है। सागरीय अम्लीकरण की घटना समुद्र द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस के अवशोषण तथा समुद्री जल के साथ प्रतिक्रिया के फलस्वरूप घटित होती है। कौन सा सही है इसमें।
देखिए पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला भी करेक्ट है, लेकिन तीसरा गलत है, क्योंकि सागरीय अम्लीकरण की घटना समुद्र द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अवशोषण तथा समुद्री जल के साथ प्रतिक्रिया के फलस्वरूप घटित होती है, न कि सल्फर डाइऑक्साइड के। तो थर्ड को एलिमिनेट करिए, पहला दूसरा करेक्ट है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेलसिंकी प्रोटोकॉल के तहत सल्फर उत्सर्जन में कमी का प्रयास किया जा रहा है और समुद्र कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक भंडार गृह की तरह कार्य करता है। तो सागरीय अम्लीकरण की घटना समुद्र द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अवशोषण तथा समुद्री जल के साथ प्रतिक्रिया के फलस्वरूप घटित होती है, न कि सल्फर डाइऑक्साइड के। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही कथनों की पहचान करनी है आपको। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर। भारतीय मिट्टी क्षारीय होने के कारण इस पर अम्लीय वर्षा का प्रभाव अधिक पड़ता है। समुद्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के साथ सागरीय अम्लता में वृद्धि होती है, जो प्लैंकटन की उत्पादकता को कम करता है। उच्च सागरीय अम्लता प्रवाल व्यंजक का कारण बनती है। बिल्कुल बनती है। देखिए हाई सैलिनिटी प्रवाल व्यंजन कोरल रीफ की मृत्यु का कारण बनती है। समुद्र में CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो सागर का जल अम्लीय हो जाएगा। अम्लीय हो जाएगा तो क्या होगा, प्लैंकटन अम्लीय में थोड़ी बढ़ेंगे, उनके लिए तो ऑक्सीजन वैसे ही कम हो गई। तो करेक्ट है ये वाला स्टेटमेंट भी। भारत की मिट्टी क्षारीय होने के कारण अम्लीय वर्षा का यहाँ पर जो प्रभाव है वो अधिक नहीं है, कम है। क्योंकि क्षारीय है इसलिए प्रभाव कम है, प्रायः क्षारीय है ना, इसलिए प्रभाव कम है। अगर अम्लीय हो जाती तो अम्ल वर्षा के कारण और अम्लीय हो जाती, अम्लीय होती तो अम्ल वर्षा के कारण और अम्लीय हो जाती, लेकिन क्षारीय है तो क्षारीय है तो कम प्रभाव पड़ेगा ना। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, जहाँ जहाँ पर एक है उसको एलिमिनेट करके केवल आंसर इसका हो जाएगा 2 और 3। तो देखिए भारतीय मृदा सामान्यतः क्षारीय है, इसलिए भारतीय मृदा पर अम्ल वर्षा का प्रभाव जो है वो कम है, इसलिए गलत है पहला स्टेटमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि समुद्री अम्लता को बढ़ाती है। अधिक अम्लता प्लैंकटन के लिए हानिकारक है। प्लैंकटन क्या है, एक तरह से ये मछलियों का भोजन होता है, मछलियाँ खाती हैं इसको। अतः प्लैंकटन की उत्पादकता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है ये, जिससे अंततः मछलियों का उत्पादन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। 5वां प्रश्न है, ओजोन परत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा जो है वो गलत है, एक या सारे के सारे भी हो सकते हैं। ओजोन परत या आवरण का क्षरण केवल उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के ऊपर हो रहा है। यह अपनी सुंदर सी पृथ्वी एक बीच से रेखा खींच देते हैं 0 डिग्री, यह इक्वेटर लाइन या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इसको बोलते हैं। ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध, यह है उत्तरी ध्रुव, यह है दक्षिणी ध्रुव। अब ये कह रहा है जो ओजोन क्षरण हो रहा है वो यहाँ हो रहा है, केवल यहाँ हो रहा है। गलत है क्या पहला वाला स्टेटमेंट, सारे कटिबंध पर हो रहा है यहाँ से यहाँ तक पूरा। तो चूंकि पहला वाला गलत हो गया तो करो एलिमिनेट, लेकिन हमको तो गलत ढूंढना है ना, तो चलो एक मिल गया हमको, ये गलत है। तो इसका उत्तर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब ये तो हो नहीं सकता, तो बी और सी को एलिमिनेट कर दो, ऐसे ही अपना थोड़ा बर्डन कम कर लो। उत्तर या तो ए है या फिर डी है। अब देखिए ओजोन परत या आवरण का क्षरण केवल उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के ऊपर नहीं होता, गलत है इसलिए ये वाला स्टेटमेंट। और ओजोन परत का क्षरण ओजोन गैस की वायुमंडलीय गैसों से रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन में बदलने से होता है। ध्यान से सुनिएगा दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला तो गलत हो गया। ओजोन परत का क्षरण ओजोन गैस की वायुमंडलीय गैसों से रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन में बदलने से होता है, करेक्ट है ये। ओजोन या ट्राई ओजोन एक ट्राई एटॉमिक अणु है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना होता है। बिल्कुल बना होता है, 2 और 3 तो सही हो गए, गलत हमको ढूंढना है, केवल एक गलत है यहाँ पर। तो देखिए ओजोन परत का क्षरण न केवल उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पर हो रहा है बल्कि समूचे ताप कटिबंधों पर हो रहा है, इसलिए गलत है पहला स्टेटमेंट। ओजोन या ट्राई ओजोन O3 एक ट्राई एटॉमिक अणु है जो 3 ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बना होता है। यह एक प्राकृतिक गैस है जिसका रासायनिक प्रतीक O3 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा के मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, अम्ल वर्षा के कारण श्वसन पथ में असहजता उत्पन्न होती है। अम्ल वर्षा के कारण दृश्यता की कमी, अस्थमा, श्वसन संबंधी बीमारियां होती हैं। दीर्घकालिक ब्रोंकाइटिस, पल्मोनरी
एम्फीसेमा एवं कैंसर आदि होता है अम्ल वर्षा के कारण। देखिए तीसरा करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है। इस तरह के स्टेटमेंट तो पढ़ने से लग जाते हैं कि ये करेक्ट ही होगा। तो देखिए अम्ल वर्षा के कारण मानव स्वास्थ्य पर कई प्रकार से प्रभाव पड़ता है। अम्ल वर्षा से लोगों को दुर्गंध, दृश्यता की कमी, त्वचा, आँख, नाक एवं श्वसन पथ मतलब रेस्पिरेशन ट्रैक में असहजता, अस्थमा, श्वसन संबंधी परेशानियाँ जैसे सिर दर्द हो गया, सूखी खांसी आदि समस्याओं का सामना जो है मनुष्य को करना पड़ता है। इसके साथ साथ ये जानवरों को, पौधों को, सबको नुकसान पहुंचाती है। कुछ प्रत्यक्ष प्रभाव जैसे अम्ल वर्षा के कारण दीर्घकालिक ब्रोंकाइटिस, पल्मोनरी एम्फीसेमा और कैंसर भी हो जाते हैं। चलिए 7वें प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि कौन सा सही है। देखिए यहाँ देखना बहुत ज़रूरी है। पता चला ऊपर से पढ़ते पढ़ते आए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा इतना पढ़ा कि हाँ भाई सही पूछा होगा और उड़ा दिया, तो क्या हो गया, 1/3 चला गया ना। इसका भी चला गया, पहले का भी चला गया। चलो इसका तो पूरे गया, और इससे पहले वाला जो करेक्ट किया था उसका 1/3 उड़ गए। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है ओजोन का निर्माण, ध्यान से सुनिएगा इसको। ओजोन का निर्माण सौर प्रकाश की अवरक्त किरणों के ऑक्सीजन अणुओं की अभिक्रिया से होता है। पराबैंगनी सौर विकिरण और ओजोन की अभिक्रिया द्वारा ओजोन का प्राकृतिक विघटन होता है। देखिए ये अर्थ के ऊपर एक ओजोन लेयर आपको पता है कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में पाई जाती है। अच्छा, ओजोन का खुद भी विघटन हो रहा है प्राकृतिक रूप से, इतना तो पता होगा ना आपको। और खुद विघटन कैसे हो रहा है, जो सनलाइट आ रही है ना, उसके अंदर जो पराबैंगनी किरणें आ रही हैं, उन पराबैंगनी किरणें जो हैं वो ओजोन से अभिक्रिया करती हैं, इससे ही ओजोन का प्राकृतिक विघटन होता है। तो करेक्ट है। अब ओजोन बनी कैसे, ओजोन बन कैसे रही है, ओजोन बन भी इसी प्रोसेस से रही है, कुछ इस तरह की। जैसे ऊपर से सनलाइट से पराबैंगनी किरणें आ रही हैं और जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसके साथ क्रिया कर रही हैं, वो तो O3 बनाती हैं, ऑक्सीजन बन गई। अब जो बन गई तो पराबैंगनी किरणें तो कंटिन्यूसली आ रही हैं ना, जो बन गई है लेयर वो क्या कर रही है, ओजोन की उन पराबैंगनी किरणों से क्रिया कर रही है। तो इससे क्या है, विघटन हो रहा है, लेकिन प्राकृतिक हो रहा है। अब क्या हुआ, विगत कुछ वर्षों में ये जो ग्रीन हाउस गैस हैं इनकी मात्रा हमारे वायुमंडल में बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो क्या कर रहा है, ये भी उस ओजोन लेयर को जो है विघटन कर रही है। तो एक तो उसका प्राकृतिक विघटन जो नेचुरली हो रहा है, लेकिन ये उंगली कर रही हैं उसमें। और अभी एक रिपोर्ट क्या आई थी, जो अंटार्कटिक पर होल हुआ था, वो क्या हुआ, इस लॉकडाउन की वजह से पूरे विश्व में जो लॉकडाउन था वो कवर हो गया था। तो यहाँ पर दूसरा वाला करेक्ट है, पहला गलत है। पता है क्यों, क्योंकि ओजोन का निर्माण सौर प्रकाश की अवरक्त किरणों नहीं बल्कि पराबैंगनी किरणों से ऑक्सीजन अणुओं की अभिक्रिया से होता है। दूसरा वाला करेक्ट है, पहला गलत है। तो ओजोन का निर्माण कैसे कैसे होता है, ऑक्सीजन अणु क्रिया करेंगे किससे, पराबैंगनी किरणों से, ना कि अवरक्त किरणों से। केवल 2 सही है यहाँ पर। तो देखिए कथन 1 सही नहीं है, क्योंकि ओजोन का निर्माण सूर्य के प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के साथ ऑक्सीजन अणुओं की अभिक्रिया से होता है, ना कि अवरक्त विकिरण और ऑक्सीजन। 8वां प्रश्न है क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CFC के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। 4 स्टेटमेंट है। देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन सर्वाधिक क्षमता वाला एवं सबसे बड़ा ओजोन विघटनकारी पदार्थ है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग रेफ्रिजरेटर मतलब आपके जो फ्रिज हैं, आपके घर में एयर कंडीशनर, AC आदि में प्रशीतक के रूप में किया जाता है। प्रशीतक मतलब ठंडा जो करता है उसको बोलते हैं ना प्रशीतक। तीसरा स्टेटमेंट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्यापक नाम फ्रेऑन है। चौथा स्टेटमेंट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ हेलोन, हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, H3Br, NOx आदि कार्टेजेना प्रोटोकॉल द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। अब पढ़ते पढ़ते इसको करेक्ट कर देंगे कई विद्यार्थी, लेकिन वो यहाँ भूल गए कि कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन से है ही नहीं। ओजोन से तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना, ये तो संशोधित जीवों से है। तो कर दीजिए एलिमिनेट इसको। ऊपर के तीनों करेक्ट हैं बिल्कुल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CFC के साथ हेलोन, HCF, का मतलब क्या है, हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, H3Br, NOx आदि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर में प्रशीतक मतलब कूलेंट के रूप में होता है।
क्वेश्चन नंबर 9 है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन पर आ जाइए आप। एक एग्जाम्पल में यहाँ था हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFCS। तो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के संबंध में आपको विचार करना, बताना कि कौन सा करेक्ट है। देखिए हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन से कम ओजोन विघटनकारी है। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का ओजोन क्षरण में योगदान है, लेकिन ग्रीन हाउस प्रभाव में इसका योगदान नहीं है। 27वें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन में हाइड्रोफ्लोरो को नियंत्रित करने हेतु सहमति बनी। देखिए 27वें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को नियंत्रित करने हेतु सहमति बनी। करेक्ट है वाला स्टेटमेंट। पहला भी करेक्ट है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से कम विघटनकारी है, कम ओजोन विघटनकारी है, ओजोन का कम विघटन करती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादा करती है, परीक्षाओं में 50 बार पूछा भी गया होगा। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन क्षरण में योगदान देती है, सही है, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन से कम देती है। लेकिन ये ग्रीन हाउस प्रभाव में भी योगदान देती है, ये गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। केवल 1 और 3 यहाँ पर सही है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए यहाँ कथन 2 सही नहीं है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFCS का ओजोन क्षरण एवं ग्रीन हाउस दोनों में योगदान है। इसलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत बैन है ना ये, इसके वैश्विक नियमों के एक भाग के रूप में इन्हें धीरे धीरे उपयोग से हटा दिया गया है। 10वां प्रश्न आ जाइए। एक थंबनेल पर इससे मिलता जुलता प्रश्न पूछा है मैंने आपसे। निम्नलिखित पर विचार करना है। निम्नलिखित हैं क्या ये? मिथाइल ब्रोमाइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। उपरोक्त पदार्थ या सब्सटेंस में कौन से यसा ओजोन विघटनकारी हैं? ये यूपीएससी के फेवरेट हैं इस तरह के प्रश्न। पिछले 10 वर्षों में कम से कम 3 से 4 बार पूछा होगा ऐसा सवाल। तो मिथाइल ब्रोमाइड तो है ओजोन विघटनकारी, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी ओजोन विघटनकारी है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी ओजोन विघटनकारी है। तो सारे के सारे हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए ये निम्नलिखित सभी पदार्थ ओजोन विघटनकारी हैं, इनको कम से कम 3 बार पढ़ना तभी याद होगा। पहला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल ब्रोमाइड, हैलाइन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रो ब्रोमोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोक्लोरीन मीथेन। अब इम्पोर्टेंट ये है 95% में यूपीएससी सिविल से या स्टेट पीसीएस में ये इसका थ्योरी नाम जरूर देगा। ये तो हैं संकेतक, इस तरह से ये पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी आप इनको भी ज़रूर याद रखना। CFCS, HCFCS, H3Br, हेलोन, NOx, HVFCS, CCl4, C2H3, Cl3, CH2BrCl। तो ये 10 कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। ये टेस्ट था पर्यावरण और पारिस्थितिकी का। हम फोकस कर रहे थे जलवायु परिवर्तन की अवधारणा पर। धन्यवाद।